अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइक ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात, बिल्कुल बल्कि आलमी सतह पर भी आप देखें तो हालात कुछ साजगार नहीं है। कल रात को इसराइल ने हमला किया लेबनान पे। एक तरफ मुज़ाकरात का डोंग चाहे हुआ, दूसरी तरफ हमलों का डोंग वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो चुन चुन के मार रहा है। वो कहता है कि सुलह हो जाने से बेहतर से पहले, इससे पहले कि मुझ पर आलमी दबाव बढ़े, मुझ पर जो यूरोप और चीन, अमेरिका, रूस कोई भी दबाव डालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि हर आदमी बिरादरी के बंदे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस अर्ली स्टेज पे नहीं तो बाद में माननी पड़ती है। तो इससे पहले कि ये सब मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दें, मैं जितने मुसलमान, जितने फ़लस्तीनी हो सकता है उनको एलिमिनेट कर दूं, उनको मार दूं, उनको तल्फ कर दूं। हाँ, मैं तल्फ जानबूझ के बोला है, इसलिए कि इनकी हैसियत मुसलमानों की अब कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि एक इंसान के मरने पे तो अमेरिका का एक फौजी कहीं पे मरे, एक उसका शहरी कहीं किसी मुल्क में उसके साथ ज्यादती हो जाए तो दुनिया सर पे उठा लेते हैं, वो तहस नहस कर देते हैं। इसी तरह उनका अपना जाति कुत्ता, पेट, बिल्ली कोई घर में रखा जो है वो उसको कोई हिट कर दे तो उसकी वो जान जाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ते ये। और लेकिन दूसरी तरफ 40,000 से ज्यादा मुसलमानों को 1.5 लाख को शहीद कर दिया गया, 40,000 और 1.5 लाख के करीब वो जिनकी ना बाजू बचे हैं, ना टांगे बची हैं, ना वो बेकार हो गए वो। और तकरीबन इतने ही तादाद में लाख, सवा लाख, 1,20,000 के करीब मकानात उजाड़ दिए गए, गिरा दिए गए, तबाह कर दी गई, रेत बन गई वो ब्लाकों से बने हुए मकान। तो जनाब ये इसलिए मैंने कहा कि ये तो सब, ये जो मुसलमान मारे हैं ये तो सिर्फ एक इनको तलफ ही किया कर रहे हैं ना, और क्या मतलब, इनके तो एक एक कब्रों में दर्जनों बंदों को दबा दे रहे हैं, इनके जनाजे भी सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। ये तो एक बड़ा मुश्किल मसला है मुसलमानों के लिए। अगर किसी को होश आ जाए, आज सुना अल जज़ायर के सदर ने हिम्मत की और उसने फौज भेजने का ऐलान किया, लेकिन देखते हैं ये भी ऐलान से आगे शायद अपनी 5 करोड़ अल जज़ायरी अवाम को मुतमइन करने का कोई बहाना हो, क्योंकि मुसलमान उमरा से, मुसलमान सलातीन से, मुसलमान बादशाहों से आप और क्या तो कर सकते हैं। तो जनाब अब आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में माशरती अदम इस्तेहकाम भी है, यानी बिलहाज मजमूई हम पूरा मुआशरा जो है वो इन्हतात पजीरी का शिकार हो चुके हैं। हमारे कोलो फेल में तजाद है, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे बेवकूफ बनाना, और पूरी कौम जो है वो इसको एक आम सीरियस एक नेशन होने का सबूत देने की बजाय अब जुगतों पे लग गई हुई है। बात बात पे जुगत गढ़ना, बात बात पे ऐसे तंजिया फिक्रे, जुगते, और मतलब ये हर घर का माहौल बन गया है। हर आप बाजारों में दोस्तों के साथ कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे अगला आप दूसरा पे तंजी कर रहे हैं। तो दरअसल ये उसके नीचे महलकात हैं जिनको तलाश करना जरूरी है। वो कौन से महलकात हैं कि हमारा माशरा इस कदर बिगड़ गया है, चोरी चकारी, लूट मार पहले होता था चोरों और डाकुओं की हद तक, अब बंदा बंदा चोर बन गया है। हर रिश्वत लेने वाला चोर है, हर मिलावट करने वाला चोर है, और हर रिश्वत देने वाला चोर है। तो जब लेने और देने वाला सारे मिलाए तो मैं नहीं समझता कि 2-4% भी लोग बचते हों जो इस चोरी के काम में मुलव्वस नहीं है, इस धंधे में मुलव्वस नहीं है। तो
किसी से रास्ता पूछ लो कि वो फलां चौक जो है वो किधर है, तो वो आगे से आपको जान वो इस तरफ होगा, इस तरफ भेज देंगे, और आप जैसे ही चले पीछे से हंसना शुरू कर दिया, हाँ हाँ हमने इसको बेवकूफ़ बना लिया। ये इस कौम का हाल है, ये इस कौम का मिजाज है। तो इन सब चीज़ों की मौजूदगी में आप उस कौम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। मैं एक दिलखराश खबर फॉलो कर रहा था, फिर मैंने अपने दोस्तों से कराची फ़ोन किया, उनसे हालात वाक़यात पूछे, तो जनाब एक बहुत ही अमीर अरबपति बाप की एक बेटी ने, बेटियां सबकी बराबर होती हैं, अल्लाह सबकी बेटियों को हया बख्शे, सबकी बेटियों को ईमान बख्शे, सब बेटियों बेटों औलादों यानी सबकी एक जैसी होती है, एक एक चीज़ जितनी प्यारी होती है, वो उमरा की हों या गरीब की हों। तो उस जनाब वो पनाडो चला रही है नशे में, सुना है वल्लाहु आलिमुल गैब, जो मुझे शवाहिद मिले हैं, मैं उनकी बुनियाद पे आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि वो नशे में धुत थी। उसने अपने उस पनाडो के नीचे एक बुजुर्ग बारइश बुजुर्ग को जवान बेटी के साथ जो थे जा रहे थे उनको कुचल दिया, और इस तरह वो दोनों हलाक हो गए या शहीद हो गए। लेकिन इन सब चीज़ों में कि अंदर अब हमें तलाश करना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बसीते माशरा। अब पुलिस आएगी, फिर भी मुझे वो आपके जहनों में भी अभी ताज़ा वाक़या, वो भी चंद साल पुराना, वो जतोई केस जिसमें वो जतोइयों का लड़का उसको एक लड़के को मार दिया था, और बाद में वो जेलों में याशियाँ कर रहा है, जेलों में उसने इवन के म्यूज़िक मुजरे शराबें, एक दफ़ा एक वो खुफिया कैमरे से उसकी वीडियो बना के लाए, तो दिखाया गया कि वो अंदर उसके ऐसे शराब की बोतलें सची हुई पड़ी हैं उसकी टेबल पे। उसने वो सिंधी टोपी पहनी हुई है, सलवार कमीज, अकड़, वो पूरी जेल उसके ताबे। वो इतने अमीर थे कि उन्होंने जो उनके मुद्दई थे मुकदमे में कि उनको इस हद तक तंग किया रियासती लेवल पे आके कि वो बेचारे मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ओके हम चले जाते हैं, हमें आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहीं पे भिजवा दें। हालांकि वो भी अच्छे खासे मतलब अफसर थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली, और लोगों ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाए कि आपने बेटा बेच दिया, आपने जनाब वो अपने बेटे को बेच के बात। क्या करते वो, जब रियासत इंसाफ नहीं देगी, जब रियासत अपने शहरियों को, अपने सिटीजन को, अपने बासियों को इंसाफ प्रोवाइड नहीं करेगी, तो लोग कहाँ क्या करेंगे, लोग किधर जाएंगे। इससे पहले कि वो उनकी बेटियां इनकी वहशतों का शिकार होती, इनके जुल्म का, इनकी ज्यादतियों का शिकार होती इस जतोई खानदान की, तो वो जनाब मुल्क छोड़कर चले गए बेचारे। और वो जनाब अब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फड्डा डाल दिया, शायद उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला होगा या क्या होगा, लेकिन पता नहीं। अब काफ़ी लंबा हरता वो केस चलता रहा, वो लोग इससे जलते बुनते रहे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब आप अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। आप अपने हकूक़ के लिए अपने घर की दहलीज नहीं पार कर सकते, तो कोई आके आपको आपकी अपनी दहलीज पे इंसाफ कैसे प्रोवाइड करेगा, जस्टिस कैसे देगा, सहूलियात कैसे देगा। ऐसा तो करना या ऐसी तोक़ुआत रखना बड़े आज के डिजिटल दौर में इस माशरे के अंदर जिसको हम यूरोप और अमेरिका और कनाडा वगैरह ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इधर भी इतना मुमकिन नहीं है। उधर भी कभी कभी आपने देखा बड़ी ज़बरदस्त तरीके उठती हैं, स्टूडेंट तरीके, लेबर की तरीके, मजदूरों की, किसानों की। वो क्यों उठती हैं? क्योंकि इंसाफ कहीं भी हो, वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान हो या वो USA हो या हिंदुस्तान हो, इंसाफ हमेशा मांगने से मिलता है।
اور مانگنے سے بھی زیادہ چھیننے سے ملتا ہے. تو جناب یہ حالات ہیں اس ملک کے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس ارب پتی باپ کی بیٹی جس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں، جو جس حالات میں وہ کھڑی تھی، پلادو سے اتار کے اس کو تھانے لے کے گئے ہیں، تو وہ کیا کدھر انصاف ملے گا؟ اب جو مارے گئے ہیں بیچارے باپ بیٹی، پتہ نہیں ان کا سہارا کون بنے گا. اور جناب اس طوطا کہانی میں وہ کہاں تک پہنچے کہ انہوں نے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی خواہش تھی، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نہیں، ہم عزم اعتماد ہم سے نہیں ہو سکے گی. تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے جو پیسے پڑے ہیں یہ کس لیے ہے، یہ زر کس لیے ہے، اگر زر کی ضرورت ہو تو زرداری ہے. لیکن صاحب انہوں نے کمال کر کے وہ سارا کام کر دیا، عزم اعتماد ہو گیا. اب آصف منی صاحب، اب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، جس لیے انہوں نے سارا ڈرامہ کیا. لیکن جناب وہ تو اس میں بیچارہ، آپ نے خود دیکھا جب وہ تقریب ہو رہی تھی ان کو آصف منی صاحب کو چیف آف آرمی صاحب بنانے کی، تو بوجھل قدموں کے ساتھ چلا بھی نہیں جا رہا تھا. چھڑی ایکسچینج کرنے کے لیے، ہینڈ اوور کرنے کے لیے جو تقریب ہوتی ہے، اسٹک ہینڈ اوور کرنے کے لیے جو تقریب ہوتی ہے، تو وہ جناب انہوں نے بجار سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. باجوہ صاحب کو تو مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دیا گیا. فیض امیر صاحب اس سے پہلے جا چکے تھے. اب جناب گیم آ گئی زرداری صاحب کے ہاتھ میں. زرداری صاحب کو سندھ سے اچھی بلی سیٹیں مل گئی نیشنل اسمبلی کی، وہ مطلب آلموسٹ 35-40 کے قریب تقریباً. اب وہ اسی کی بنیاد پہ جناب وہ چیئرمین سینٹ بھی بن گئے، صدر پاکستان بھی بن گئے، چاروں صوبے کے گورنر بھی ان کی مرضی کے لگ گئے. بلوچستان میں بھی گورنمنٹ آ گئی، خیبر پختونخوا ادھر سندھ میں بھی گورنمنٹ آ گئی، سارے گورنر ان کے لگ گئے. اور جناب کشمیر میں بھی گورنمنٹ ان کی آ گئی، گلگت بلتستان میں بھی ساری حکومت ان کی. تو وہ اصل اس گیم کا سپہ سالار آصف علی زرداری صاحب تھے. یعنی ساری ایک طرف لندن پلان تھا، ایک طرف کچھ پلان تھا، ایک طرف عمران خان، جنرل آصف، جنرل قمر جوید، جنرل فیض امیر، جنرل آصف منیر صاحب، اور لیکن ایک طرف لندن پلان تھا، ایک طرف دبئی پلان تھا، ایک طرف کپتان تھا. اب کپتان تو اس کام میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں مارا گیا، دگا دے گئے وہ اس کا کام بنا کے، اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جا کے. اور راجہ جیسے بندے کو، راجہ ریاض جیسے بندے کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. اب ذرا اب کاروائیاں دیکھیں ان کی، اور ان کی انداز دیکھیں، سازشوں کے جال بننے والوں کے جال دیکھیں، اور اس میں جو مکڑیاں جو جال بول رہی تھی ان کا کردار دیکھیں. لیکن اس میں سب سے شاطر مکڑی جو تھی وہ تھی دبئی والی مکڑی، یعنی زرداری صاحب. وہ جناب جیت گئے. اب جناب جب بات آگے ان کے اندر، جب 8 فروری کے بعد حالات بدلے، اس کو سنبھالنا اب تک ممکن نہیں ہو رہا، 45 اور 47 کا معاملہ چل نکلا، اور دوسری طرف سزائیں بھی عدالتیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں. امید ہی نہیں تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اتنی بڑی اپوزیشن ان کی اپنی کورٹ کے اندر آ جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ تنہا رہ جائیں گے، اور ادھر بھی تنہا ادھر بھی تنہا. تو جناب ان سب چکروں میں سارے ذلیل ہو کے رہ، خوار ہو کے رہ گئے. اور کیا ہوا؟ جنرل فیض حمید صاحب کو کام نرم گرم کرنے کے لیے، انڈر پریشر کرنے کے لیے کپتان کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جنرل قمر جوید باجوہ صاحب بھی آج کل اسی چکر میں ہیں. انہیں پہلے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا، پھر ان کے ساتھ فرانس میں ملک سے باہر بھی ان کی بےعزتی کروائی گئی، ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا گیا جو حد تھی. باقی اس میں سب سے زیادہ کردار جس شخص نے ادا کیا وہ جناب سپہ سالار قوم تھے، اور اس کے بعد آصف زرداری تھے، اور محسن نقوی.
ان साहबान ने ये सारी गेम उल्ट के रख दी. लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर भी भाग रहा है, काजी फैजी साहब भी भाग रहे हैं, नकवी साहब भी भागने के चक्कर में जरदारी साहब को तो बस एक छलांग लगा के किसी तरीके दुबई पहुंचना है, पहुंच जाएंगे. सिपा सलार को भी बड़े टिकोसले मिले होंगे, बड़े साइड प्रोग्राम उनके लिए तैयार होंगे. लेकिन दूसरी तरफ कप्तान की ललकार है कि इनको भागने नहीं देना. अब देखते हैं आगे क्या होता है. अब फैसला अवाम के हाथ में, अल्लाह ताला की मर्जी से जो होगा उसी की मर्जी से होगा. लेकिन देखते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों में तो नहीं कि चंद दिन में, चंद घंटों में, कुछ ही घंटों में जो कुछ होने वाला है, जो होगा इसी महीने होगा. शशि मेरा जो एनालिसिस है ये वो तो यही कहता है. अब देखें, लेकिन अगर ये भाग गए तो इतना होगा कि वक्ती तौर पर जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे. बाद में चाहे इनको बांग्लादेश की तरह बाहर से भी घसीट के लाना पड़े. लेकिन फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है. सब कुछ अवाम के हाथ में. अगर अवाम की गैरत जो बंग पी कर सोई हुई है वो जा गई तो मुल्क बच जाएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो जाएगा, अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा. अवाम नहीं जागी तो आप ट्रंप ला के बिठा दे, बुश ला के बिठा दे, बिल क्लिंटन ला के बिठा दे, किसी को ला के बिठा दे, कुछ नहीं होगा. देखते रहिए मतलूब लाइज ऑफिशियल. इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को आपके साथ शेयर करें. पाकिस्तान जिंदाबाद.